आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आईएनएक्स मीडिया केस के सिलसिले में पी चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई अदालत ने चिदंबरम को 26 अगस्त तक 4 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया है, जहां आईएनएक्स मामले में पी चिदंबरम से पूछताछ होगी। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान भी बयानबाजी शबाब पर है। बीजेपी ने चिदंबरम को लेकर कांग्रेस पर सख्त तनकीद की है। बीजेपी ने कहा कि यह शर्मनाक है कि कांग्रेस का एक सीनियर लीडर बदउनवानी में मुब्तला है। उधर पी चिदंबरम की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने भी महाज खोल दिया है। जाहिर सी बात है कि चिदंबरम की गिरफ्तारी कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका है, लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर अब आगे क्या होगा। क्या चिदंबरम को राहत मिलेगी, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी पेशगी जमानत की अर्जी पर समाअत होनी है। राहत पी चिदंबरम को मिलेगी या फिर अभी मुश्किल भरा दौर उनके लिए चलता रहेगा? आज प्राइम डिबेट में इसी को हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आईएनएक्स मीडिया केस के सिलसिले में पी चिदंबरम को आज सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां समाअत के बाद अदालत ने चिदंबरम को 26 अगस्त तक 4 दिनों के लिए सीबीआई के रिमांड में भेज दिया है। यह चिदंबरम के लिए बड़ा झटका है। उधर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान बयानबाजी शबाब पर है। बीजेपी ने चिदंबरम को लेकर कांग्रेस पर सख्त तनकीद की है। सीबीआई अपना फैसला करती है और इसलिए सीबीआई हो, ईडी हो, हम उसके दखल अंदाजी नहीं करते और इसलिए कानून अपना काम करेगा। लेकिन कांग्रेस वाले देश के सामने फिर से बेनकाब हुए कि वो भ्रष्टाचार के संरक्षण के लिए सभी एकजुट है, बाकी उनमें बहुत दरार है। और यही कांग्रेस का रूप है जो कांग्रेस को ले डूबी और वो अभी भी जनता से कट रहे हैं, इसीलिए कि वो भ्रष्टाचार का समर्थन करते। चिदंबरम की गिरफ्तारी के खिलाफ महाज खोलते हुए कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि चिदंबरम की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने खुलकर हुकूमत की खामियों को आवाम के सामने जाहिर किया। मौजूदा हुकूमत हर उस आवाज को बंद करने पर आमादा है जो इसके खिलाफ उठ रही है। जब देश का हर सेक्टर मंदी की मार झेल रहा है और फैक्ट्रियां, व्यापार और बिजनेस सबके सब पर तालाबंदी हो रही है, तो ऐसे में देश का ध्यान बांटने के लिए एक डेस्परेट मोदी सरकार ने पिछले 2 दिन में एक नया स्वांग और ड्रामा रचा। ना तो श्री पी चिदंबरम और न उनके बेटे पर आईएनएक्स मीडिया केस में कोई अपराध दर्ज है, यहां तक कि एफआईआर में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की चर्चा है। श्री पी चिदंबरम का कहीं भी उसमें हवाला नहीं। आईएनएक्स मीडिया केस के सिलसिले में अब सीबीआई रिमांड पर लेकर मजीद पूछताछ करेगी। कल सुप्रीम कोर्ट में भी पेशगी जमानत पर समाअत होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि पी चिदंबरम और कांग्रेस के लिए यह बड़ा मुश्किल भरा दौर है। कल एक झटका कांग्रेस और चिदंबरम को लगा था जिस वक्त चिदंबरम की गिरफ्तारी हुई थी, और आज फिर एक बड़ा झटका लगा जब सीबीआई कोर्ट से चिदंबरम को राहत नहीं मिली। 26 अगस्त तक चिदंबरम को रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि कल सुप्रीम कोर्ट में पेशगी जमानत पर भी सुनवाई होनी है। देखना अहम यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ उन्हें राहत मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि 4 दिनों के रिमांड है। इस रिमांड में अब सीबीआई के जो अफसरान होंगी, जो टीमें होंगी, वो पूछताछ करेंगी इस बड़े मामले में। आखिर अब आगे होगा क्या कुछ, यह भी जानना बहुत अहम होगा। और प्राइम डिबेट में आज इन्हीं तमाम सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पी चिदंबरम के साथ अब आगे क्या कुछ होगा। उन्हें राहत मिलेगी या फिर मुश्किल भरा दौर और कांटों भरा दौर अभी एक तरह से चलता रहेगा। कुछ खास मेहमान प्राइम डिबेट में मेरे साथ जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर फर्रुख खान, सीनियर लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के, मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। इनके अलावा अरुण पांडे जी,
सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश राय जी एक्स आईपीएस अफसर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इनके अलावा दीपक पांडे बीएसपी सपोर्टर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। कुछ देर में बीजेपी और कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले फर्रुख खान आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि कानूनी पहलू समझ लिया जाए इस पूरे मामले का, क्योंकि 4 दिनों के लिए पी चिदंबरम को सीबीआई कोर्ट ने रिमांड में भेज दिया है। कल यानी जुमे के दिन जो उनकी पेशगी जमानत की जो अर्जी है उस पर भी समाप्त होने वाली है। अब आगे क्या कुछ होगा डॉक्टर फर्रुख? देखिए अबू हुरैरा भाई, इसमें ऐसा है कि अगर आप एंटिसिपेटरी बेल जो डिसमिस हुई है चिदंबरम साहब की वो आप पढ़ेंगे तो उस पर हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि इनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी है। तो ऑफ कोर्स अगर कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी के आधार पे एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी गई है तो इसमें तो कोई दो राय होती ही नहीं है कि उनकी सीबीआई को उनकी कस्टडी न मिले, राइट। जुडिशियल रिमांड अलग होता है, पुलिस रिमांड अलग होता है। जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं जब आपको जेल भेज दिया जाता है, राइट। और अगर आप पुलिस के जब कस्टडी में रहते हैं, यहां पे पुलिस चूंकि सीबीआई है तो आप उसकी कस्टडी में हैं तो उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे डॉक्यूमेंट्स कन्फ्रंटेशन कराए जाएंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन का तरीका है वो होगा। ये एक कानूनी प्रक्रिया है जो कि हमारे क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम के हिसाब से चीजें चलती हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम सब लोगों को समझनी चाहिए कि एक कार्डिनल प्रिंसिपल है इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, जिसको कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। यानी कोई भी आदमी जब तक कि उस पर सजा जुर्म साबित नहीं हो जाती उसको इनोसेंट माना जाएगा। अब हो क्या रहा है हुरैरा भाई कि मैं देखिए कोई कांग्रेस का ब्रीफ होल्डर तो हूं नहीं, लेकिन एक वकील होने के नाते मेरी इस पे ये राय है कि अब परसों तक जब से ये मैटर आया है ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसा 2G में हुआ था कि भाई ये आदमी बेईमान है और ये है वो है। और अभी भी जब सीबीआई कोर्ट ने रिमांड पे दिया है तो सीबीआई कोर्ट ने कहा है कि इनकी निजी गरिमा का ध्यान रखा जाए, ये कोर्ट का डायरेक्शन है। तो मेरा कहना यह है, इस पे सबमिशन ये है कि कानून का एक अपना प्रोसेस है। चिदंबरम साहब ने गलत किया है नहीं किया है ये अदालतें तय करेंगी, एविडेंस को एप्रिशिएट करने के बाद, न कि ये टीवी डिबेट्स में हम फैसला कर पाएंगे, न सड़कों पर चिल्ला के कर पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अरुण पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा कि लगातार कांग्रेस के लिए तो एक बुरा वक्त चल ही रहा है, लेकिन चिदंबरम का इस वक्त गिरफ्तार होना और रिमांड में जाना कितना इसे अहम मानते हैं कि ये मतलब कांग्रेस के लिए एक और बड़ा धचका और बड़ा झटका है? कांग्रेस के लिए तो बड़ा झटका इसलिए है कि देखिए परसेप्शन एक खेल होता है, राजनीति में परसेप्शन का बहुत मतलब होता है। कानूनी प्रक्रिया क्या है, कैसे जमानत दी जाती है या जमानत नहीं दी जाती, जुडिशियल रिमांड में और पुलिस कस्टडी में लेने का क्या तरीका है, ये अलग प्रोसेस है। इसको आप वकील और कानूनी प्रक्रिया में बहस में बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिशियन होते हैं ये परसेप्शन की लड़ाई लड़ते हैं। परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस के लिए बहुत बुरा वक्त है और वो ये प्रोसेस के तहत आया है। पिछले 7-8 महीने में एक जिस तरह से हर बार जाके अदालत में पहले कार्ति चिदंबरम और इसके बाद पी चिदंबरम के जरिए चर्चा हुई और ऐसा माहौल बनाया गया या ऐसा महसूस हुआ कि जैसे चिदंबरम और उनके बेटे दोनों कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए अदालत जा रहे हैं। और उस परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, क्योंकि उस परसेप्शन में कांग्रेस थोड़ा सा पिछड़ रही है। इस वजह से इसको कांग्रेस का मुश्किल वक्त मानना चाहिए कि वो वित्त मंत्री थे। अब वित्त मंत्री होने के नाते, होम मिनिस्टर होने के नाते, तो उसमें ये इमेज बन रही है कि ये जब सत्ता में थे तो तमाम तरह की गड़बड़ियां, घोटाले और लोगों को पैसा लेके, या जो आरोप लगाया जा रहा है कि भाई उसके बदले में INX मीडिया मामले में $10 लाख जो जैसे आरोप में कहा गया है, तो ये वाली चीजें हुई। देखिए, तो ये परसेप्शन की लड़ाई में बड़ा मुश्किल वक्त है। और एक भी यदि चीज
एविडेंस, जो सॉलिड एविडेंस सीबीआई के सामने आ गया, तो कांग्रेस को बहुत मुश्किल होगा जवाब देना। इसलिए कांग्रेस, आपने देखा होगा कि पूरी कांग्रेस, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी सारे कोशिश में लगे हुए हैं थे कि चिदम्बरम जी को किसी ना किसी तरह की अदालती राहत मिल जाए, जो नहीं मिल पाई। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी डिबेट में जुड़ गए हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम न्यूज 18 उर्दू में। अश्विनी उपाध्याय जी, शिकंजा लगातार कसता जा रहा है पी चिदम्बरम के इर्द गिर्द और अब उन्हें 4 दिन की रिमांड हो गई है। लगातार आज हमने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान एक जबानी जंग भी होती रही और बीजेपी ने तो यहां तक कहा कि शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को कि उसका एक इतना बड़ा लीडर जो है वो बदनवानी में फंसा है। देखिए अबू हुरैरा साहब, मैं आपको अगर आज की डेट में अगर कांग्रेस कुछ इधर उधर की बातें कर रही है, पॉलिटिकल वेंडेटा की बातें कर रही है, तो मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है। ये मैं किस लिए कह रहा हूं आपको बताता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं जहां सिब्बल साहब, सिंघवी साहब वकालत करते हैं, और मैं क्रिमिनल में ही वकालत करता हूं, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशन 2 में वकालत करता हूं। अगर मान लीजिए आप ईमानदार हैं, आपने कुछ नहीं किया, बिल्कुल आप दूध के धुले हुए हैं, आपने कुछ नहीं किया, तो आपके पास, चिदम्बरम साहब के पास क्या क्या ऑप्शन थे वो मैं आपको बताता हूं। जब पहली बार उनको नोटिस दिया गया, जब इंद्राणी मुखर्जी का बयान आया कि नहीं हमने पैसा दिया, कार्ति चिदम्बरम के यहां जब एविडेंस मिला और उसके बाद उनसे बात की गई पूछने की, तो उनको बेल पे जाने की बजाय उनको सीधे सीधे सीबीआई को एक चिट्ठी लिखना चाहिए था कि आप मेरा नार्को एनालिसिस करिए, आप मेरी पॉलीग्राफ टेस्ट करिए, आप मेरी ब्रेन मैपिंग करिए। मुझे लगता है चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता। लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया। भाई बड़ी सीधी सी बात है, सोचिए ये घटना आज की नहीं है, आज ये 2019 चल रहा है। हुरैरा साहब, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आपके दर्शकों को बिल्कुल बिल्कुल जो आप बात करें बिल्कुल सही, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पी चिदम्बरम भी एक बहुत बड़े मतलब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं, बड़े पाए के एडवोकेट हैं, वो भी मतलब कानूनी दांवपेच को समझते हैं अच्छे से। हां, मैं यही तो आपको बता रहा हूं। मैं आपको जरा 2 मिनट मुझे बीच में बिना टोका टाकी के दे दीजिए, तो मैं आपको पूरी फैक्ट, आपके जो भारत में दर्शक हैं, भारत के बाहर भी कई देशों में देखते हैं, उनको फैक्ट आपको बता देता हूं जी। ये घटना आज की नहीं है, 10 साल से ज्यादा की घटना हो चुकी है। इसकी नींव पड़ी थी 2008 में, जबकि उनको 4 करोड़ रुपए की, लगभग 3.5 करोड़ रुपए की एफडीआई उनको अलॉट हुई थी, आईएनएक्स मीडिया को। 3.5 करोड़ के बदले 325 करोड़ की एफडीआई उन्होंने ले लिया, यानी 80 गुनी एफडीआई लिया। उसके बाद सब कुछ चल रहा था, किसी कुछ पता ही नहीं था। वो तो एकाएक इंद्राणी फंसी। इंद्राणी की बात जब वहां चर्चा हो रही थी, इंद्राणी से पूछताछ में पता चला कि नहीं उन्होंने पैसा वहां पे भी दिया हुआ है। बाद में जब छापा पड़ा कार्तिक है, तो कार्तिक है लैपटॉप मिले, कार्तिक की ईमेल मिली। अब पता चला कि वो पैसे से क्या हुआ, जो घूस दी गई वो पता चला, उससे जो है लंदन में फ्लैट खरीदे गए। तो ये आज एकाएक एक दिन के अंदर पूरी घटना नहीं निकल के आई है। ये घटना पिछले 10 साल में जो कुछ पका है उसके बाद ये निकल के आई है। ईडी सीबीआई चूंकि इनको सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती है, कोई कॉमन मैन नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, पूर्व गृह मंत्री है, पूर्व वित्त मंत्री है, वर्तमान में भी सांसद है, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है। तो आपको क्या लगता है कि आप एकाएक सीबीआई ईडी ने इनको रात में सपना देखा, इनको सीधा गिरफ्तार करने लग गए? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले 4-5 साल से लगातार इनसे कहा जा रहा था, इनसे बातचीत हो रही थी, आप बताओ आपका ये क्या क्या है, कैसे कैसे। नहीं किया उन्होंने। वो लगातार बेल पे बेल, बेल पे बेल, बेल पे बेल। उनके पास बहुत वकीलों की बड़ी फौज है, सिब्बल साहब, सिंघवी साहब जैसे बहुत भारत के प्रतिष्ठित वकील हैं, तो उसको उनको फायदा मिला। मुझे लगता है 2 दर्जन से ज्यादा बार उनको बेल मिल गई। अब वो बेल जब हाई कोर्ट ने खारिज किया, तो मैं आपको 2 उसमें सेंटेंस बताता हूं क्या लिखा हाई कोर्ट ने, जो 24 पन्ने का जजमेंट है। उसमें लिखा, इट अपीयर्स मिस्टर चिदम्बरम इज द किंग पिन। किंग पिन होता है मतलब चोरों का सरदार, कि ये चोरों के सरदार हैं जो बहुत बड़ी लूट हुई है। अब फिर लिखा है कि ऐसे लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी चीज है, जब इसकी अंदर तक जाएंगे तो ऐसे लगता कुछ और भी निकलने वाला। ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट को लगा। वो दिल्ली हाईकोर्ट जो इनको बार बार बेल दे रही थी, उसी दिल्ली हाईकोर्ट की ये भी लगा। उसके बाद सीबीआई ने इनको कहा
अब देखिए कल इन्होंने पूरे दिन नूरा किश्ती का खेल खेला पहले गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये किया वो किया गया। मुझे तो ऐसे लगता है इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं गए थे, ये कांग्रेस में ऑफिस में बताने गए थे कि अगर हम पकड़े जाएंगे हम सारा भांडा फोड़ देंगे, क्योंकि ये वित्त मंत्री थे, गृह मंत्री थे, इनको पता होगा कि कांग्रेस के मेरे ख्याल से अश्विनी जी आपकी बात हो गई, मैंने टाइम दे दिया। लेकिन डॉक्टर फर्रुख लगातार आप मुस्कुरा रहे हैं, अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं तो लगातार आप मुस्कुरा रहे हैं और इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। आपका रिएक्शन डॉक्टर फर्रुख? मैं अश्विनी भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत आदर सम्मान करता हूं और बड़े सम्मान के साथ कहता हूं कि जो वो प्रपोजल दे रहे थे कि वो अपना खुद जो है वो एप्लीकेशन दे दे कि मेरा ब्रेन मैपिंग करा लो, नार्को करा लो। पहली बात तो ये कि एविडेंस में कितनी चीजें एडमिसिबल हैं अश्विनी भाई को मुझसे ज्यादा पता होगा एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट। नंबर 2 कि अगर यही होने लगे तो फिर क्रिमिनल ट्रायल क्यों होगा, कोर्ट्स क्यों बैठेंगी। यहां तक बात बेल देने की, 14 बार बेल दी, 14 बार बेल नहीं, ये एंटिसिपेटरी बेल थी, इंटरिम प्रोटेक्शन कहते हैं इसको, कि नो कोएर्सिव एक्शन विल बी टेकन, वो एक्सटेंड होती रहती है। जहां तक बात एक कोर्ट के ऑर्डर की है, ऑफ कोर्स कोर्ट का प्रोरोगेटिव है कि वो कोर्ट ऑर्डर पास करे। जहां तक बात अश्विनी भाई ने कही अभी किंगपिन के मामले में, तो वो ऑब्जर्वेशन है, आप याद करिएगा भारत के प्रधानमंत्री के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नीरो वाला ऑब्जर्वेशन दिया था, सीबीआई के लिए केस्ट पैरट वाला ऑब्जर्वेशन दिया था। तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है और बेल ऑर्डर जो होता है ना उसमें हमेशा ये लिखा होता है, हुरैरा भाई लास्ट में लिखा होता है कि ये मेरिट्स को अफेक्ट नहीं करेगा, ट्रायल कोर्ट्स विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट व्हाइल डिसाइडिंग एनी साइड, या इधर या उधर बेल एप्लीकेशन डिसाइड करने पे, दैट विल नॉट इन्फ्लुएंस द ट्रायल। तो पहली बात यह है कि ये मुकदमा है और चिदंबरम साहब ने गलत किया है तो सजा मिलेगी। पर आपको हुरैरा भाई मैं याद कराऊंगा 2G के समय कितनी चिल्ला चिल्ली मची थी। 2G के समय इतना बड़ा घोटाला हो गया, देश बर्बाद हो गया, कांग्रेस ने लूट लिया, इन्होंने लूट लिया और कई लोग जेल गए, कई लोगों का जीवन खराब कर दिया। क्या हुआ क्या? सब लोग छूट गए। तो इसी न्यायिक प्रक्रिया से छूट गए। पर आपने जो चरित्र हनन किया उसका खामियाजा कौन देगा? तो हमारा कहना यह, एक वकील होने के नाते, लेट्स लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। पॉलिटिकल वेंडेटा है नहीं है ये पॉलिटिशियन जाने। एक वकील होने के नाते मैं कहता हूं कि और पी चिदंबरम साहब खुद सीनियर काउंसिल है, प्रतिष्ठित वकील है, हिंदुस्तान के 10 बड़े वकीलों में उनका नाम आता है और अभी जब से वो सरकार में नहीं है वो वकालत कर भी रहे थे रेगुलर। तो उनको हमसे और अश्विनी भाई से ज्यादा कानून तो पता कम से कम हो गई। जी बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर अनीस दुर्रानी साहब भी जुड़ गए। अनीस दुर्रानी साहब आपका भी इस्तकबाल है। मैं दीपक पांडे आपके पास आना चाहूंगा। लगातार अपोजिशन की तरफ से जो भी पार्टी सरकार में होती है लगातार उसके लिए कहा जाता है कि वो इन एजेंसियों का, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो या दूसरी जो एजेंसियां हैं, उनका गलत इस्तेमाल करती हैं। बीएसपी हमेशा कहती रही, टीएमसी कहती रही, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार, और जब इससे पहले बीजेपी जब सरकार में नहीं थी तो कांग्रेस के लिए वो भी यही बात कहती थी। क्या वाकई में इस तरह से होता है? क्या गलत इस्तेमाल होता है इन एजेंसियों का सरकार के जरिए? बिल्कुल अबू भाई, आप देख सकते हैं जो कल हो रहा था, एक गिरफ्तार करना अलग बात है, लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह से कि कूद के जाया जा रहा है, मुझे तो लग रहा था ऐसा कोई फिल्म देख रहे हैं हम लोग टीवी पे बैठ करके। ऐसे मतलब आप इतनी अगर जल्दी थी आपको गिरफ्तारी करने की, आपने देखा होगा कल रात को उनको उठाया गया, इस तरह से गिरफ्तार किया गया और रात में कोई पूछताछ भी नहीं होती है। तो फिर पूछताछ जब दिन में ही करनी थी तो इतना मतलब क्या जरूरत थी इस टाइप का ड्रामेटिक सीन क्रिएट करने का। आपको मैं बता दूं क्या होता है कि एक आप देख रहे होंगे एक लंबी सी लिस्ट बनी है जो इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं विपक्ष के पार्टी के, उनके खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है। नहीं तो जो आपने देखा होगा कि तृणमूल कांग्रेस के भी एक बहुत ही अच्छे नेता आज कल बीजेपी में जाने के बाद हो गए, उससे पहले उनके ऊपर बड़े सारे लंबे चौड़े घोटाले की बात हुई थी। आपने सुना होगा चिटफंड घोटाला, उसके बाद आपने टीडीपी के जो नेता हैं, 4 जो राज्यसभा सांसद थे, उनकी सदस्यता रद्द करने की यही बीजेपी वाले ही मांग कर रहे थे। उसके बाद जब वो लोग छोड़ के अपनी पार्टी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ऐसे लगता है कि वो लोग गंगा नहा लिए और पवित्र हो गए हैं। आपने देखा होगा और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी में आकर के, मुझे एक बात याद आती है, सुषमा स्वराज जी यूपीए सेकंड में कहा करती थी, कांग्रेस आखिर में कौन सी गंगा है कि जो आकर के यहाँ पे लोग सब पवित्र हो जाते हैं।
तो वो बात मुझे अब यहाँ पे याद आ रही है कि बीजेपी ऐसी कौन सी जो आजकल एक फार्मूला बना ली है कि दूसरे पार्टी के नेताओं को भ्रष्ट बताती है। अगर इनके में वही नेता आ जाते हैं तो आने के बाद ऐसे नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, जैसे लगता है स्वच्छ भारत मिशन में आकर के वो शरीक हो गए और पूरे भारत के लिए उनके जैसा ब्रांड एम्बेसडर कोई है नहीं। ठीक है, मैं 30 सेकंड अश्विनी जी आपको दे रहा हूं, इस पर मैं आपका जवाब क्या जो बात दीपक पांडे कह रहे हैं, कांग्रेस भी अपने समय में मैं अश्विनी जी 30 सेकंड दे रहा हूं और आज कांग्रेस भी कर रहे, बीजेपी। ठीक है दीपक, बात हो गई दीपक, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। बात हो गई दीपक, बात हो गई। अश्विनी जी, पहली बात तो मैं इनको भी जवाब देता हूं और इसके अलावा इसके पहले दो लोग जवाब देता हूं। इसके बोले हो तो 2G की बात बहुत उठाई गई और 2G में देखो कुछ नहीं निकला। आपको पता है 2G घोटाला कांग्रेस में हुआ, 2G की पूरी जांच भी कांग्रेस के टाइम में हुई और 2G का मुकदमा भी कांग्रेस के टाइम में शुरू हुआ। और कांग्रेस ने क्या किया था, एक ऐसे व्यक्ति को जिसका क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस से कोई लेना देना नहीं, जिसने जिंदगी में कभी क्रिमिनल केस नहीं लड़ा, उसको स्पेशल सीबीआई का प्रोसिक्यूटर बना दिया था। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आदमी का आपको पता चल जाएगा। एक एनजीओ गैंग का मुखिया, जो मियां बीबी दोनों एनजीओ चलाते हैं, जिनका काम ही है विदेशों से चंदा लेना और चंदा लेके आजकल उनके खिलाफ सीबीआई जांच भी चल रही है, उस व्यक्ति को सीबीआई का काउंसिल बना दिया, इनको सजा देगा। आप बताओ, अगर चोर को चोर के खिलाफ वकालत करने के लिए कहा जाएगा तो चोर चोर मौसेरे भाई, वो क्या किया, पूरे केस का कबाड़ा कर दिया। हमारी सरकार ने इसलिए उसको अपील किया हुआ है, केस चल रही है और 2G वालों को सजा मिलेगी, मैं गारंटी देता हूं। अब आपकी सरकार अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, प्लीज मैं आप लोगों की बातों में वो नहीं पड़ता, सुनिए प्लीज। मैं मानता हूं कांग्रेस ने ऐसा किया होगा, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हुरेरा जी, या किसी व्यक्ति हुरेरा जी, मैं ऐसे डिबेट बिल्कुल नहीं करता। आप पे नहीं लगता अगर ऐसे करना हो तो आप मुझे मत बुलाया करिए। दीपक सुनिए, अश्विनी जी इस तरह से अब आप तो बार बार डिबेट में आते हैं, अगर कोई बात होगी, कोई इशू होगा तो उस पर सवाल तो उठेगा। ठीक है अश्विनी जी, आप बात पूरी कर लीजिए। नहीं, हम अपनी बात पूरी कर ले, फिर वो बात करें। नहीं ठीक है हाँ, मैं डॉक्टर फरूख आ रहा हूं आपके पास। अश्विनी जी सब समझ में आया ना, ठीक है, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। बोलते तो समझ में नहीं आया, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। अब जहां तक कभी दूसरे भाई ने बोला कि नहीं जो लोग करप्ट थे वो बीजेपी में आते गंगा नहा लेते हैं। अरे भैया, बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तब भी कम से कम 10 बड़े घोटाले खोले थे, और आज जो चिदंबरम साहब जेल गए हैं ये कोई बीजेपी ने नहीं किया है। सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका तब से चल रही थी जब कांग्रेस की सरकार थी, वो 2008 से लड़ रहे हैं, ये 11वां साल है, आपको बता दूं। तो अगर उनको बचना था तो कांग्रेस बचा लेती, क्यों नहीं बचा पाई? इसलिए अगर आपका ये कहना बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से बीजेपी बचा रही है अपने कुछ लीडरों को, ऐसे कांग्रेस भी बचा सकती थी। डॉक्टर फरूख, मैं आपका जवाब देना चाह रहा हूं। या जो डॉक्टर फरूख में नहीं है, आप ठीक है, अश्विनी की बात हो गई, अश्विनी की बात हो गई। अबू क्या कर रहे थे? कांग्रेस के पास वकीलों की फौज है, क्यों नहीं मुकदमे कर लेते हैं? तो है नहीं। ठीक है डॉक्टर फरूख, बात हो गई अश्विनी। कांग्रेस के पास वकीलों की फौज है, जिसके पास डाउट है केस फाइल करिए, उसको सजा दिलवाइए। किसने रोका हुआ है आपको? जी मैं सिर्फ दो बात कहूंगा अपने बड़े भाई अश्विनी भाई की बात पे बात करते हुए, कि उन्होंने जो 2G वाला एग्जाम्पल दिया वो ये साबित करना चाह रहे थे कि उस जमाने में जो कोर्ट्स थी वो भी कांग्रेस के दबाव में थी, जो आज कुछ लोग बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे, और मैं दोनों इल्जाम से सहमत नहीं हूं। मैं जुडिशियल सिस्टम का पार्ट हूं, वकील हूं, इसलिए अगर कोई कोर्ट की सैंक्टिटी का सवाल उठाता है तो मैं उसका बिल्कुल पॉइंट किया था, कड़े शब्दों में उसका विरोध करता हूं। मैंने नहीं बोला, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मैंने नहीं बोला सर बीच में आपके, सर मैंने नहीं बोला बीच में आपके, आप खामोश हो जाइए, आप बड़े भाई हैं मेरे, आप तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला। वकील किसी को घटिया कहना ना इतना आसान बात नहीं होती। घटिया है, दोयम है, चोर है, ये अपने आप खुद वकील हैं, ये जो आप बातें कह रहे हैं ये डिफेमेटरी है। और प्रोफेशनल कलीग्स, वो आदमी आप उसको इनकॉम्पिटेंट कह सकते हैं, घटिया और चोर नहीं कह सकते। ये अजीब कौन सा रिवाज हो रहा है? एक सभ्य समाज में बात करने की शैली होती है। मेरा आपसे मत हो भी सकता है, मेरा मतभेद है आपसे, मेरा मनभेद नहीं होगा आपसे अश्विनी भाई। आप मेरे बड़े भाई थे, हैं और रहेंगे। मैं आपको कभी ऐसे टर्म इस्तेमाल नहीं करूंगा। नंबर 2, जहां तक बात आपने कही कि जो लोग बीजेपी में आते हैं वो गंगा नहा लेते हैं,
उस बात में सिर्फ 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। मुकुल रॉय जो टीएमसी में थे और चिट फंड मामले में सीबीआई ईडी ढूंढ रही थी, बीजेपी में जाते ही सर्फ एक्सेल पाउडर बनके साफ बाहर निकल गए। दूसरा येदियुरप्पा जी अभी मुख्यमंत्री बन गए हैं, और ऐसे कितने अनगिनत एग्जांपल हैं। ऐसे तो बहुत सी मिसालें हैं, चाहे वो रेड्डी ब्रदर्स की बात कर लें, रमेश पोखरियाल की बात कर लें, वो फॉलो हो, शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, एक लंबी फहरिस्त है। ठीक है, मैं जी अश्विनी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे इस वक्त दुर्रानी साहब के पास जाना है, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। दुर्रानी साहब, बीजेपी ने आज कहा कि अब कांग्रेस के घोटालों की परत खुल रही है, शुरुआत हो गई है, और उसका पहला शिकार पी चिदम्बरम जी है। ऐसा है, इन लोगों को तो यही रहता है प्रॉब्लम कि किसी भी तरीके से ये कांग्रेस को बदनाम करे। इन्होंने इतने कई हुकूमतें इनकी निकल गई और ये बोफोर्स तोप के अंदर कुछ नहीं ढूंढ पाए। आज 5 साल गुजर चुके, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कुछ नहीं ढूंढ पाए। तो ये सिर्फ बेसिकली जो बीजेपी है, ये करेक्टर असैसिनेशन करने वाली जमात है। एक हुल्ला मचा दो, हुल्ला मचा के लोग कह दो कि चोर चोर चोर। हालांकि सबसे बड़े चोर जो हैं ये खुद बीजेपी के लोग हैं। जितनी अभी जो वकील साहब हमारे मिसालें दे रहे थे, येदियुरप्पा किस कदर करप्शन में धंसे हुए हैं, उसके बावजूद वो चीफ मिनिस्टर बना दिए गए। कोई भी किसी किस्म की एक ऐसी बात इनमें नहीं है जिसको कहा जाए कि ये किसी भी तरह से अपने आप को ये ऑनेस्ट कहें। पूरे मामला इनके पीछे से उठाकर अब तक देख लीजिए, हर जगह इनके पिछले जितना भी रिकॉर्ड खोलेंगे करप्शन ही मिलेगा। अब आज ये पारसा बन रहे हैं, कल जब ये हुकूमत से बाहर होंगे तब इनकी भी परत खुलनी शुरू हो जाएगी। और जो 2G की बात है, ये कितना जोर लगाया है इन्होंने, पूरा इलेक्शन जो लड़ा 2G पे लड़ा, साबित क्या कर पाए हैं अब उसके अंदर। अब उसमें आप कह दो कि कांग्रेस पे शिकायत आई, कांग्रेस ने शुरू कर दिया केस, लेकिन आप ये कह दो कि जो इंसाफ के खिलाफ बात है, ये तो आप इंसाफ के खिलाफ बात कर रहे हो बिल्कुल। तो ये कोई इसमें तर्क नहीं है इनकी बातों में। इनके पास जो आ जाए वो पवित्र हो गया, जो इनके पास से चला जाए वो नापाक हो गया। इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है अश्विनी जी, ठीक है अश्विनी जी, अब अपनी बात रख लीजिए जी। अब अबू हुरैरा जी, हाँ, जो इन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दिया, मैं फटाफट जवाब देता हूं। येदियुरप्पा जी के खिलाफ लोकायुक्त का केस चला था जिसको हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है। कहिए तो मैं जजमेंट मेरे पीछे रखा है, पढ़ के सुना दूं। निशंक साहब को कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, कहिए तो आपको एक केस में दिया गया है, एक केस में केवल दिया गया है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार प्लीज सुन लीजिए। कोई केस नहीं चल रहा है, कोई केस उनके खिलाफ नहीं चल रहा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अब दोबारा चेक कर लीजिएगा, ऐसे हवाई बातें नहीं। दूसरी बात, अगर इस भारत में ऐसा जरूरी नहीं कि सजा केवल सरकार दिलाए। मैं एक प्राइवेट आदमी के तौर पे मैं 50 PIL कर चुका हूं, जिसमें 50 अभी चल भी रही, दुनिया भर की चल रही है। ऐसे कांग्रेस के पास तो वकीलों की फौज है। अगर कांग्रेस को लगता है कि कोई बीजेपी का XYZ नेता करप्ट है, उसके खिलाफ प्राइवेट केस क्यों नहीं करते? ये केवल टीवी पे आके बातें क्यों करते हैं? मैं आपको 10 एग्जाम्पल आपको देता हूं जहां कांग्रेस के नेताओं को सजा हुई, और वो तब जब बीजेपी विपक्ष में थी। उदाहरण के लिए, ये जो चिदम्बरम साहब वाला केस है 2008 में शुरू हुआ, जब कांग्रेस की सरकार थी। सुब्रह्मण्यम स्वामी ने प्राइवेट केस किया। प्राइवेट केस, यहां पे 2-3 वकील बैठे, उनको पता है प्राइवेट केस कैसे किया जाता है। अब मैं आता हूं दूसरी विषय पे। अरे भैया, आपको जब तक वो अदालत चिदम्बरम साहब को बेल देती रही तब तो बहुत बढ़िया थी, लगातार इंटरिम बेल मिलती रही। जब बेल खारिज कर दिया तो कहते जी बीजेपी वेंडेटा कर रही है। मतलब जब तक वहां से बेल मिलती रही, बीजेपी वेंडेटा नहीं कर रही थी। बेल खारिज हो गई आज, और उसके बाद अगर मान लीजिए एक बार ये भी मानते चलो ठीक है, वहां हाईकोर्ट ने गड़बड़ किया, आज उनको दोबारा क्यों नहीं रिलीज कर दिया? आखिर उनको भेजा ना, कस्टडी में भेजा। अभी कस्टडी में निकलेगा, अभी आगे और क्या क्या निकलेगा मैं आपको हुरैरा जी 20 सेकंड के अंदर बताता हूं। का हिस्सा है। अब ये बात क्यों प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, घूसखोरी की नहीं जाएगी। हम उसको ये नहीं कह रहे हैं, नहीं सुनिए, ये कह रहे हैं कि ये सुन लीजिए, मैं आपको आगे बता रहा हूं। हुरैरा साहब, मैं बहुत प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, मैं 10 सेकंड के अंदर अपनी बात पूरी कर रहा हूं। जो काम करना है वो करेगा, उसमें रुकावट नहीं। आप देखिए क्या क्या होने वाला है। ये सारे लोग हिले हुए क्यों हैं आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है दुर्रानी साहब, सुन लीजिए। दुर्रानी साहब देखिए, अश्विनी जी बड़ी काम की बात बता रहे हैं कि आखिर कांग्रेस डरी क्यों है, कांग्रेस डरी हुई क्यों है। ठीक है अश्विनी जी, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड, मुझे ब्रेक पर जाना, और राजेश जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं जी। अश्विनी जी, हुरैरा साहब, पूरी कांग्रेस इसलिए हिली हुई है कि 2014 के पहले 3-4 कानून नहीं थे जो आज की डेट में है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है,
तो मनी लॉन्ड्रिंग से जो जमीन खरीदी गई, अब वो जमीन बाद में पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन में तो बेनामी है, तो बेनामी वाला केस चलेगा। बेनामी के साथ साथ ये पता चलेगा कि उसका इन्होंने अपने इनकम टैक्स में हिसाब किताब नहीं दिया, तो इनकम टैक्स वाला केस चलेगा। इसके अलावा फिर पता चला कि इनकी आय इतनी थी, संपत्ति इतनी हो गई, तो आय से अधिक संपत्ति वाला केस चलेगा। अब इनके ऊपर घूसखोरी का केस चलेगा, बेनामी प्रॉपर्टी का केस चलेगा, काले धन का चलेगा, आय से अधिक संपत्ति का केस चलेगा। तो कुल मिला के, और एक और खास बात आपको बता दूं, अभी नए जितने जजमेंट आ रहे हैं उसमें सजा एक साथ नहीं चलती, कंसेक्टिव चलती। कंसेक्टिव का मतलब एक के बाद दूसरी चलती है। जैसे लालू जी को 30 साल की सजा हुई, अगर एक साथ चलती तो 10 साल की होती, लेकिन एक के बाद एक चली तो 30 साल हुई। मैं आपको लिख के देता हूं, लालू, अब चिदम्बरम जी का वही हाल होगा जो लालू जी का होने वाला है। और कांग्रेस ये तो कानूनी प्रोसेस है, इसमें देखना अहम होगा क्या होता है। ठीक है, मैं राजेश राय जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं शुरू से ही। राजेश जी, मैं चाह रहा था कि पहले जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्हें सुन लिया जाए। राजेश जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि डर है कहीं चिदम्बरम, ठीक है अश्विनी जी, बात हो गई, मुझे ब्रेक पर जाना। अश्विनी जी बात हो गई। अश्विनी जी, बहुत टाइम मैंने आपको दे दिया है, वाड्रा का, मैंने डिबेट के पहले पार्ट का आधा टाइम आपको दे दिया। अश्विनी जी, अब सुन लीजिए। राजेश राय जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। राजेश राय जी, मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं कि जो इस तरह की जांच एजेंसियां होती हैं, सीबीआई पर लगातार सवाल उठते हैं और रिमार्क भी किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि पिंजरे का तोता है, क्या वाकई में इस तरह की जो एजेंसियां होती हैं वो सत्ता में जो पार्टी रहती है, जो सरकार में जो पार्टियां रहती हैं, क्या वाकई में उनके दबाव में होती हैं? इन सरकारों का दबाव इन पार्टियों, इन एजेंसियों पर क्या वाकई में होता है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं चूंकि खुद पुलिस ऑफिसर रहा हूं, पुलिस ऑफिसर के ऊपर यह दबाव रहे कि किसी आदमी को गलत फंसा करके उसको लेकर के आकर के आओ जेल भेज दो, यह दबाव किसी के ऊपर नहीं रहता है और न कोई इस दबाव में कार्य कर सकता है, क्योंकि जो भी वो कार्य करेंगे उसके हिसाब से उनको एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा, उनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और जो कानून है, कानून के तहत उसको लेकर के चलना पड़ेगा। उनको भी ये मालूम है कि जो भी ये चीजें ले आएंगे, जो भी तथ्य ले आएंगे, उनको न्यायालय को प्रस्तुत करना है और जब वो न्यायालय में प्रस्तुत होगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा और वो रिव्यू केवल न्यायालय नहीं करेगी। जैसा भी आपने कहा कि इतने वकीलों की फौज है माननीय चिदम्बरम जी के साथ में, आप इस चीज को देखिए। मैं समझता हूं शायद माननीय चिदम्बरम जी अगर कोई एक सामान्य व्यापारी रहे होते तब तक वो पता नहीं कब से जेल में रहे होते, कहीं कोई भी एजेंसी जांच कर रही होती। लेकिन चूंकि उनके पास इस तरह की सुविधा है, उनके पास ऐसी फाइनेंशियल वायबिलिटी है कि वो 15-15 और बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर सकते हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि शायद वो काफी सेफ है इस मामले में और काफी जिसे कहते हैं कि सुरक्षित उनके पास माहौल है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई चीज नहीं है, अगर सीबीआई मान लीजिए कि दबाव में कार्य कर रही है, तो सीबीआई अगर लेकर के तथ्यों को लेकर के आ रही है, सामने रख रही है, तो उन तथ्यों का जवाब हमेशा जो है इस बात के लिए अवसर रहता है जो अभी दोषी नहीं है, इस मामले में अभियुक्त है। एक होता है दोषी होना और एक होता है अभियुक्त होना। वो अभियुक्त है और या एक सस्पेक्टेड अभियुक्त है। लोगों ने कहा कि साहब उनका एफआईआर में नाम नहीं है। ये कभी जरूरी नहीं है कि जिनके खिलाफ एफआईआर में नाम हो, इन्वेस्टिगेशन में केवल उन्हीं के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। अगर इन्वेस्टिगेशन में विवेचना के दौरान ये बात पता लगती है कि जो इनका नाम है, इनका नाम गलत है, लेकिन और ये 4 दूसरे लोग हैं और एविडेंस मिलता है कि नहीं उनके साथ में 12 और लोग हैं और एविडेंस मिलता है कि नहीं उनके साथ 20 और लोग थे, तो ये 4 हो सकता है निकल जाए और 22 लोग और आ जाए। तो नाम होना एफआईआर में ये इस बात के लिए महत्वपूर्ण नहीं कि नहीं जो नाम होगा उन्हीं खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जांच होगी, जांच में सारी चीजें आ रही हैं, वो तथ्य न्यायालय के सामने रखे जा रहे हैं, उस पर बड़े बड़े वकील जो है वकील साहबान लग करके उसके हिज्जे करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। ये सारी चीजें होने के बाद न्यायालय तय करेगी। घबराहट किस बात की? राजनीति को छोड़ दीजिए, हर चीज को छोड़ दीजिए, घबराहट किस बात की? जब हमने कुछ किया नहीं है तो हमें डर किस बात का? जो जुडिशियल रिव्यू होने वाला है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप साफ सुथरे हैं, बेगुनाह है, फिर डरने और घबराने की जरूरत क्यों है? मुझे यहां पर छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो इसी इशू पर बात करेंगे कि तफ्तीशी एजेंसियों के सामने पी चिदम्बरम का बड़ा इम्तिहान होगा और आगे क्या चिदम्बरम को राहत मिलेगी या मुश्किलें बढ़ेंगी। तो साबिक मरकजी वजीर दाखिला और मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम की सियासत का मुश्किल तरीन दौर चल रहा है। आज सीबीआई कोर्ट से भी उन्हें बड़ा झटका लगा है, 4 दिनों के रिमांड पर भेज दिया गया है।
आखिर अब आने वाले दिन चिदंबरम के लिए कैसे होंगे, राहत भरे होंगे या मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी? प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद अनीस दुर्रानी साहब आपके पास ही आना चाहूंगा। जो बातें अभी राजेश राय जी कह रहे थे कि ये एक कानूनी एक तरह से प्रोसेस है, इसमें आखिर डरने की क्या जरूरत है? जिस तरह से कांग्रेस चिल्ला चिल्ला कर कह रही कि बेगुनाह है, बेकसूर है, तो आखिर इसमें डरने की जरूरत क्यों है? फिर इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से क्यों की जा रही हैं? अनीस दुर्रानी साहब। बेकसूरी कहा जाएगा। दूसरी बात यह कि ये इसको देखिए, कांग्रेस कहीं ये नहीं कह रही कि आप मुकदमा नहीं चलाइए। कांग्रेस कह रही है कम से कम डिसेंटली आप ट्रीटमेंट करिए। वो तरीका कार नहीं था, एक दफा बुलाया आपने, वो चले गए, उसके बाद अब कहते हो कि ये आते नहीं है। भाई आपने एक दफा बुलाया, वो चले गए, जो आप दोबारा बुलाते दोबारा जा सकते थे। उनका लड़का भी इसके अंदर इन्वॉल्व था जो इसके मुताबिक, तो वो भी उसको 20 दफा बुलाया आपने तफ्तीश के लिए, 20 दफा वो गया, 1 महीना आपने उसको जेल भी रखा और फिर अल्टीमेटली जमानत उसको मिल गई। तो ये सवाल ये है कि ये जो उठाए गिरों की तरह से दीवार फांद के और दीवार तोड़ के किसी के मकान में घुसना, नहीं तो आप 27 घंटे गायब रहे, 27 घंटे तक कानून को एक तरह से बेवकूफ बनाते रहे एजेंसियों को। तैयारी करनी चाहिए, वो देख रहा है। नहीं, 27 घंटे तक आखिर बेवकूफ क्यों बनाया जो हमारी एजेंसियां हैं? तैयारी कर रहा है, 7 महीने तक बेल के उसको आप फैसले को रोके रखे रहे। और ये तरीका कार है मोदी जी का, खासतौर पर मोदी जी का खासतौर पर तरीका कार। जब वो देश से बाहर जाते हैं तो अपने पीछे ऐसा सुरक्षा छोड़ जाते हैं कि कोई उनको जवाब दे, किसी को धमकी ना पड़े। तो मोदी जी बाहर है, उसके पीछे ये कार्रवाई कर दी गई। अरे भाई, देश का होम मिनिस्टर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर रहा है, उसने अगर कोई गलती करी है तो लॉ अपना फैसला करेगा, काम जो भी करना है। लेकिन उसको उठाए गिरों की तरह से आप दीवारें कूद के घुस जाओ। ठीक है, ठीक है, मैं अश्विनी जी से जवाब दे। अश्विनी जी बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए, और भी दूसरे लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। अश्विनी जी ठीक है, दुर्रानी जी बात हो गई जी। देखिए हुरैरा जी, पहली बात तो जो कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन है, जिस तरीके से उसके सारे बड़े नेता हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि मुझे अदालत में आस्था है, हम इसको बाकायदा लड़ेंगे और अदालत न्याय करेगी, कोई नहीं कह रहा है। सब यही कह रहे हैं कि जी मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब दुनिया भर की बातें। इनको जो सबसे बड़ा खतरा, मैं आपको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी, सबसे बड़ा खतरा उन्होंने कहा कि जमहूरी मुल्क है कि उन्होंने ये बात कही थी। अश्विनी जी, मैं भी आपको नहीं जमहूरी मुल्क, अरे भैया हाईकोर्ट ने आपकी बेल खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट आपको बेल को इंटरिम प्रोटेक्शन दे नहीं रहा है, सीबीआई आपके घर पे चस्पा नोटिस दे रही है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमें मिलने दो। आप वहां बाउंसर तैयार खड़ा कर दिए, बाउंसर उनको जाने नहीं दे रहे। वो सीबीआई के जो ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, राजेश राय जी बैठे आपको बताएंगे, एसपी डिप्टी एसपी लेवल के ऑफिसर थे, उनको आप घुसने नहीं दे रहे, उनसे आप बाउंसिंग करवा रहे, बाउंसर लगा रहे। ये कोई तरीका है क्या? वो कोई होमगार्ड थे? मैं पूछ रहा हूं, सीबीआई के ऑफिसर कोई होमगार्ड थे क्या? और हम कहते हैं होमगार्ड भी हो तो क्या हुआ? अगर वो होमगार्ड भी है तो क्या हुआ? सम्मान तो उसका करना चाहिए। एक बार सुनिए, मैं 2 बात में खत्म कर रहा हूं, प्लीज मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। कांग्रेस को सबसे बड़ा खतरा यह है कि चिदंबरम जी को सब पता है, चिदंबरम जी को गांधी परिवार का पूरी जन्मपत्री पता है। नहीं ठीक है अश्विनी जी, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? अश्विनी जी, सवाल तो ये पूछ रहा है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? 2008 का मामला जब तक लटका हुआ था, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से इतनी जल्दबाजी क्यों की गई अश्विनी जी? इस पर तो सवाल उठता है। अश्विनी जी, आप खुद कह रहे हैं 2008 का मामला है, 2017 में एफआईआर हुआ, लेकिन इधर पिछले 3-4 दिनों में इतनी जल्दबाजी क्यों हुई? जुमे तक इंतजार क्या नहीं करना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम पेशगी जमानत पर अरे नहीं, जुमे तक वेट किया जा सकता था ना। क्या बात कर रहे हैं? आपको लगता है कोई प्रोसीजर नहीं पता? देश इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस अरे भैया, आपको लगता है हुरैरा साहब आपको कोर्ट का प्रोसीजर समझिएगा आप? क्या बात कर रहे हैं आप? कोर्ट का प्रोसीजर ये है, अगर हाई कोर्ट ने बेल खारिज कर दिया तो उनको पकड़ सकते हैं। जो सीबीआई उनके साथ तब से पूछताछ करना चाहती है, एफएमसीजी में नीचे जा चुका है। आपने देखा होगा
कि जो हमारा रियल इस्टेट सेक्टर है उसमें कितना ज्यादा डॉक्टर फरूक जिस प्रोसेस के कोर्ट की जिस प्रोसेस की बात अश्विनी जी कर रहे हैं उन सब चीजों को छिपाने के लिए अगर चिदम्बरम जी का केस नहीं चलाया जाता तो ये लोग कौन सा ऐसा केस लेकर के आए कि जिससे कि टीवी पे वो चीजें आए ना। आपने देखा होगा कि एक संस्था अपने आप को दिवालियापन से बचाने के लिए 2 दिन टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में आधा पेज लगातार वो जो देती है कार्रवाई होने वाले हमें बचा रहे थे पीछे उसके बाद मोदी जी को वो नहीं जल्दी आखिर क्यों हो गई है कि चिदम्बरम को गिरफ्तार किया जाए। अरे जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं कोर्ट के प्रोसेस की, मैं वो समझना चाह रहा हूं डॉक्टर फर्रुख जी। पहली बात तो मैं हुरैरा भाई ये कह दूं कि आपके डिबेट में इस प्रोग्राम में हम बहुत शामिल हुए और हमने ये देखा है कि हम लोग बड़ी सिविलाइज्ड डिबेट करते, एक दूसरे के ऊपर बोलते नहीं है, वरना वो डिबेट का मजा खराब हो जाता है और कोई बात भी निकल के नहीं आती। तो मेरा बहुत निवेदन है, मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा सबसे ही कोई ओवर स्पीकिंग न करे। अब जहां तक आपकी बात है, देखिए मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं ये कह सकता हूं कि देखिए इसमें कोई गुनाह नहीं है कि अगर चिदम्बरम साहब ने गलत काम किया है तो उनको जेल होनी चाहिए, उनको सजा हो, कोई गलत बात, कोई गलत है ही नहीं उसमें। जिसने भी अगर कोई घोटाला किया है, कोई स्कैम किया है तो वो उसकी सही जगह जेल में ही है। यही सबसे बड़ी देश हित में काम है। लेकिन मसला क्या है, सवाल ही आप परसेप्शन बनाते हैं ना, जैसा अभी अश्वनी भाई कह रहे थे। सुनिए मैंने नहीं बोला था बीच में, सुन लीजिए प्लीज। मैं जैसे अश्वनी भाई ने बोला कि गांधी परिवार का सारा काला चिट्ठा उनके पास है, तो अब इस पे एक बात निकल के आती है, जब सारा काला चिट्ठा अगर चिदम्बरम साहब के पास है तो गांधी परिवार का या किसी भी परिवार का काला चिट्ठा ईडी और सीबीआई के पास भी होगा। आप उनको भी अरेस्ट कर लीजिए, सब पे मुकदमा चलाइए, बुराई कोई नहीं है। इस मुल्क के न्याय व्यवस्था पे, कानून पे सबका यकीन है, हम हिंदुस्तानियों का, और कोर्ट में बात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगी। मेरा एक्सेप्शन मैं सिर्फ इस बात से लेता हूं कि किसी भी आदमी का ऐसे कैरेक्टर एसिसिनेशन नहीं होना चाहिए। वो भी आदमी जो है खुद डिस्टिंग्विश्ड सीनियर काउंसिल है, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है, होम सेक्रेटरी, उसके लिए आप लुकआउट नोटिस निकाल रहे हैं, जंप मारे जा रहे हैं, ये आप ह्यूमिलेट कर रहे हैं। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद बंदा जा रहा है और कह रहा है कि मैं जा रहा हूं और आके वो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, और 24 अकबर रोड से निकल के जोरबाग अपने मकान पे जा रहे हैं, तो फिर जंप मारने की क्या जरूरत है। और रही बात बाउंसर्स की और पर्सनल गार्ड्स की, तो पूरा एस्टेब्लिशमेंट आपके पास है। किस बाउंसर की या पर्सनल गार्ड्स की इतनी हैसियत है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ लेगा? तो ये ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप उनको जेल में डाल दिया, ये कोर्ट तय करेगी कि वो आरोपी है कि नहीं है। ये हम कोर्ट पे छोड़ दें, हम खुद इसका फैसला करना शुरू न कर दें। ये बात मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए भी कहता हूं और यही बात मैं चिदम्बरम साहब के लिए भी कहता हूं। ठीक है अश्विनी जी, ठीक है एटीट्यूड जब ये है कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे खिलाफ है, ठीक है मैं तुरंत सवाल और सुन लीजिए अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं। फाशिस्ट एटीट्यूड है इनका, यही फाशिस्ट एटीट्यूड है जो हमारे साथ। ठीक है दुरानी साहब मैं आ रहा हूं, मैंने टाइम दिया था आपको। अश्विनी जल्दी इस बात के लिए, फिर मैं दीपक पांडे के पास भी जाना है, पांडे भी वेट कर रहे हैं। जी। हाँ, मैं जल्दी से कह रहा हूं, कभी किसी ने सोचा था कि इंद्राणी मुखर्जी का बयान यहां तक पहुंचा देगा चिदम्बरम साहब को? नहीं। आखिर चिदम्बरम साहब की इंद्राणी मुखर्जी के बयान के आधार पर पूरी बात निकली है। तो ये डर कहीं ना कहीं है कि चिदम्बरम साहब इन्वेस्टिगेशन में कहीं टूट न जाएं और ये बता दें कि लंदन में जितने जो 22-24 फ्लैट हैं उसमें 2 फ्लैट इनका भी है, या स्पेन में जो गोल्फ कोर्स वाला पूरा लॉन है वो उसमें कुछ इनका पार्ट है। तो कहीं ये बात अगर निकल के आई तो दिक्कत खड़ी होगी। और जहां तक कह रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, सोनिया गांधी जी भी बेल पे हैं और उनकी कई बार बेल हो चुकी है। अब आप लोग ये मत कहना कल को कोर्ट अगर उनकी बेल निरस्त कर दे, जो इंटरिम प्रोटेक्शन दे रहा है, तो एजेंसीज अपना काम करेंगी। राहुल जी लगातार बेल पे हैं और कई बार उनकी बेल चल रही है। और खास बात ये बता दूं, ये राहुल गांधी, चिदम्बरम और ये सोनिया गांधी, ये सबकी जो पिटीशन है ये कांग्रेस के सरकार के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने फाइल किया था। इसलिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज की डेट में किसी को लगता हो कि हमारी सरकार का कोई मंत्री करप्ट है या हमारा कोई नेता करप्ट है, तो आप लोगों के पास ऑप्शन है मुंह जबानी केवल
जंग मत लड़िए, जाइए कोर्ट में प्राइवेट केस फाइल करिए, बाकायदा कोर्ट जांच का ऑर्डर करेगी, जांच होगी और दंड मिलेगा। ये केवल यहाँ टीवी पे भाषण मत दीजिए। ये जितने लोग बेल पे हैं ये सबको कांग्रेस की सरकार के दौरान कंप्लेंट किया गया था, उसी आधार पर जांच हुई है। ठीक है, ठीक है अश्विनी जी, बात हो गई। दीपक पांडे, जो बात अश्विनी जी कह रहे हैं, अश्विनी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अश्विनी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई कौन कौन कांग्रेस के बड़े लीडर हैं जो बेल पर हैं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि पी चिदम्बरम जो है एक तरह से शुरुआत है, एक बानगी है, और उसके बाद दूसरे लीडर, चाहे वो कांग्रेस को या अपोजिशन की दूसरी पार्टियों के लीडर, उनकी भी बारी लग सकती है, उनकी बारी आ सकती है, जो बात अश्विनी जी कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आपने चाहे वो पार्टी में हो या अपोजिशन में, अगर वो कुछ गलत किया है उसके ऊपर न्यायिक प्रक्रिया होगी, लेकिन जब सेलेक्टिव न्यायिक प्रक्रिया होती है तो उस पर आवाज उठाई जाती है, उस पर प्रश्न किया जाता है। आप अश्विनी जी से मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह की सेलेक्टिव प्रक्रिया क्यों? इनके खिलाफ अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र से उद्धव राज ठाकरे बोलना शुरू करते हैं, उनके खिलाफ भी इन्होंने सीबीआई लगा दी। देखा होगा कि आज क्या से क्या करना पड़ा। इनके खिलाफ जो भी बोलता है उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाता है, जबकि इनके ही पार्टी में आए लोग भ्रष्टाचार के बोझ तले दबे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जब सेलेक्टिव कार्रवाई करेंगे आप लोग तो आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कह के बच सकते हैं कि ये कार्रवाई कब की है। अश्विनी जी, मैं आ रहा हूं, ठीक है, मैं अश्विनी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे अरुण पांडे जी भी वेट कर रहे हैं, उनके पास मैं एक सवाल उनसे ले लेता हूं, मैं फिर आ रहा हूं अश्विनी जी। अरुण पांडे जी, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं, इस पूरे मामले के पॉलिटिकल पहलू को अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसे किस तरह से आप देखते हैं? सियासी पहलू कैसे देखते हैं इस पूरे मामले का? नहीं, सियासी पहलू तो सीधा साधा है कि सीधे परसेप्शन जो बनाया जा रहा है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और इनके जो गृह मंत्री और वित्त मंत्री ही मुख्य जो है किंगपिन हैं, जो बताया जा रहा अदालत के मामले को लेके, अदालत की टिप्पणी को लेके। तो सीधा सीधा ये है कि कांग्रेस को भ्रष्ट साबित करना है और उसके लिए चिदम्बरम उनके बहुत बड़े उसके तौर पे औजार के तौर पे इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस डिबेट में मुझको 2-3 चीजें नई पता लगी हैं जो पिछले 20-22 साल के जर्नलिज्म करियर में नहीं पता लगी। पहला ये, अगर किसी पे आरोप लगे किसी नेता पे, तो वो खुद लिख के दे दे कि मेरा पॉलीग्राफ कर लीजिए, मेरा ब्रेन मैपिंग कर लीजिए और मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लीजिए। तो चिदम्बरम जी के बाद वाले उससे बाकी नेताओं को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वो तुरंत चिट्ठी लिख के दे दें कि हमारी ये 3 टेस्ट फटाफट कर लीजिए तो शायद जेल ना जाना पड़े। ये वाले जो तर्क चल रहे हैं, या ये कि वकील कांग्रेस के समय थे इसलिए वो छूट गए, अब वकील मजबूत रखे जाएंगे, तो उससे क्या हो रहा है कि तर्क जो है, और कांग्रेस के भी तर्क बहुत अजीबोगरीब है। अरे चिदम्बरम जी इतने दिनों तक उनको अग्रिम जमानत तो प्रोटेक्शन मिला हुआ था, ये अच्छी बात थी, चलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन वो बीच में जो 27 घंटे का अगर परसेप्शन बन रहा था, देखिए ये पूरा खेल परसेप्शन का है। अगर ऐसा परसेप्शन बन रहा था कि चिदम्बरम जी 27 घंटे तक नहीं है, कहीं बाहर हैं, घर में भी नहीं है, कहीं और हैं, तो चिदम्बरम जी तो होम मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको भी मालूम होना चाहिए ना। ये प्रोसेस उनको नहीं मालूम क्या कि अगर ऐसा परसेप्शन बन रहा तो सबसे पहले आप जाके इन्फॉर्म करिए, सीबीआई को इन्फॉर्म कर दीजिए, ईडी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं इस जगह पे बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट अगर प्रोटेक्शन नहीं दी तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो ये परसेप्शन बनने भी दिया गया। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से गलत जगह पर निशाना लगाया जा रहा है। बीजेपी वाले भी तर्क अजीब हैं और कांग्रेस वाले भी तर्क अजीब हैं, और इससे लेकिन कांग्रेस को नुकसान ज्यादा इसलिए होगा कि चूंकि नरेंद्र मोदी जी का पूरा अभियान ही ये था कि मैं भ्रष्टाचारियों को सबक दिलाऊंगा और उनको जो मैंडेट मिला है, तो उसके बाद से स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस ने ही तो चुनौती दी थी ना कि गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। अब गिरफ्तार कर लिया, तो अब गिरफ्तार कर लिया तो इंतजार करो कि भाई अगर आप पाक साफ हो तो छूट जाओगे, आपको न्यायिक व्यवस्था में भरोसा है तो, और नहीं है भरोसा तो फिर आप चिल्लाते रहिए। ठीक है अश्विनी जी, अब आपने बात शुरू कीजिए अश्विनी जी। देखिए हुरैरा साहब, मैं आपको ये बता दूं कि हमारी सरकार में न किसी के खिलाफ कोई बदले की भावना है न, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है, अब इस सरकार में लीनियंसी कोई किसी को नहीं मिलेगी। ये कोई बात थोड़ी है कि आप बार बार दुहाई दी जा रही है, अरे पूर्व गृह मंत्री हैं, पूर्व जो है वित्त मंत्री हैं, पूर्व ये है, इसलिए आप उनको कैसे करें। अरे भैया, आपको इतना प्रोटेक्शन मिला, 2008 का केस 11 साल चला। अब हम मानकर क्या चले अश्विनी जी कि मुकुल राय से भी पूछताछ होगी, आपने नारायण राणे से भी पूछताछ होगी, एक मिनट सुनिए, जो आपके सहयोगी उनसे पूछताछ होगी। मैं आपको
बिल्कुल, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, शायद आपके यहां पे जो लोग बैठे हैं उनको शायद पता नहीं होगा। मैंने 2016 में एक पीआईएल फाइल किया था कि सारे एमएलए एमपी के मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बना दिया जाए और 1 साल के अंदर इनके मुकदमे शुरू हो जाए। आपको ध्यान होगा उसके पहले तक 2017 के पहले तक मुकदमे 10-10 साल 20-20 साल लटके हुए थे। अब पूरे देश में स्पेशल कोर्ट बनाई गई, उनका नाम है एमएलए एमपी कोर्ट। इसलिए और उनको डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने मेरी पीआईएल में कि आपको हर हालत में 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला करना है। तो अब चाहे वो शशि थरूर जी का मामला हो, चाहे वो चिदम्बरम जी का मामला हो या XYZ किसी का मामला हो, 1 साल के अंदर क्लियर हो जाएगा कि वो पाक साफ है या वास्तव में भ्रष्ट है या जो भी है दोषी है। तो मुझे लगता है कि 1 साल की बात है, बहुत लंबी बात नहीं है। 1 साल के अंदर क्लियर हो जाएगा। अगर अब शुरू हो चुका मामला कोर्ट में गया है तो अगले साल अगस्त तक कोर्ट को हर हालत में इसको फैसला करना पड़ेगा कि चिदम्बरम जी दोषी हैं या निर्दोष है। क्लियर हो जाएगा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत, इससे बढ़िया फैसिलिटी और क्या हो सकती है कि पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बन चुका है। वो अपने ऊपर की लगी केस हटा देते हैं पहले, उसके बाद अपने कैबिनेट के ऊपर की लगी केस हटा देते हैं, उसके बाद अपने विधायकों की केस हटाने की बात करते हैं। क्या वो आप लोगों को झूठ बोलते? कोर्ट की मांग, अरे आप यहाँ पे आप लफाजी क्यों कर रहे हो? आप यहाँ लफाजी क्यों कर रहे हो? इसमें लफाजी क्या है भाई? पढ़िए आप पर्सन बनते हैं ना, पढ़िए, लफाजी करते रहते हो। तमाम जगह पर वापिस लिए गए हैं, अभी इसमें गलत बात क्या है? ठीक है, मैं फारूक खान रहा हूं कि आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर लीजिए भैया, हाई कोर्ट में चैलेंज कर लीजिए। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोर्ट है, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अगर इस तरह के मामले। मैं फारूक खान आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, बात हो गई, आपराधिक मामले हटा लेते हैं, उसके बाद अपने कैबिनेट का हटा देते हैं। अब बोल रहे हैं कि हम अपने विधायकों को हटाएंगे जो संगीन सोम देते हैं, इतने संगीन मामले लगे हुए हैं। तो ये बताइए कैसे एमपी एमएलए कोर्ट में जाएगा, मैं ये पूछ रहा हूं। अश्विनी जी जल्दी से जवाब दे दिए, मैं डॉक्टर फारूक वेट कर रहे हैं जी। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, मुझे इसका आप जो बातें कह रहे हैं अगर ये सच हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप जिस पार्टी से जुड़े हैं वहां उस पार्टी के 2-4 वकील होंगे, हाईकोर्ट में वकालत करते होंगे, एक सिंपल एप्लीकेशन बुक कर दीजिए, सही हो जाएगा। आप यहाँ कोई टीवी पे भाषण करेंगे या कुछ करेंगे भी, कुछ ग्राउंड पे काम किया करिए। नादान बन रहे हैं, आपको नहीं पता इतनी बड़ी बात है जब योगी आदित्यनाथ अपनी केस हटाते हैं, हर पेजों पे, हर अखबारों में फ्रंट लाइन पे रहती है। अगर उन्होंने वापस किया तो आपने, आपकी पार्टी ने क्या किया, ये तो पूछ रहा हूं आपसे। हमारी पार्टी ने क्या किया, हम लोग वो कर रहे हैं, हमें हमारी पार्टी ने उस पे हम क्या कर सकते हैं, हटा लिया गया है तो हम कैसे कहेंगे भैया नहीं तुम्हारे ऊपर केस है। मैंने तो पीआईएल करके स्पेशल कोर्ट बनवा दिया, पूरे देश में स्पेशल कोर्ट बनवा दिया, सबके मामले एक साल के अंदर डिसाइड हो जाएंगे। का मतलब आप समझते होंगे क्या होता है जब अगर पीआईएल मतलब आप अगर अब कर सकते हैं तो पीआईएल में तो योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं ना। वो पीआईएल आप एक बार डालिए कि ऐसी केस भी हमारे एमपी एमएलए कोर्ट में आनी चाहिए। ठीक है, मैं डॉक्टर फारूक एक चीज समझना चाह रहा हूं कि आखिर क्या इस पूरे मामले के जरिए कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है या फिर सरकार ने इस पूरे मामले को एक वकार का मामला बना लिया है? क्योंकि हमने देखा कि इलेक्शन के टाइम पीएम मोदी लगातार कहते थे, हर अपनी स्पीच में कहते थे कि जो करप्ट होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या इस मामले को कैसे देखा जाए, क्या यह एक वकार से भी जुड़ा हुआ मामला है? हुरैरा भाई, वैसे ये पॉलिटिकल सवाल है लेकिन मैं आपको जवाब देता हूं जितनी मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसकी बेसिस पे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत भयानक जो एक पोजीशन इकोनॉमी की बन रही है, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, हर सेक्टर में जॉब जा रही है और सेंसेक्स कहां जा रहा है, रिसेशन की तरफ हम जा रहे हैं और खुदा से ये दुआ है कि हम बचे रहें। गवर्नमेंट चाहती है कि उन बातों पे ध्यान न जाए और इन चीजों पे लोगों, चूंकि एक ये मसाला बन जाता है हफ्ते 10 दिन का, 20 दिन का, 15 दिन का। अभी एक हफ्ते बाद चिदम्बरम साहब को अगर बेल मिल जाएगी 10 दिन, 20 दिन में, 1 महीने में, तो ये डिस्कशन फिर बंद हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक चीजों को दरकिनार करने की टैक्टिस है। और अभी मैं ये कह रहा हूं कि करप्शन बिल्कुल रुकना चाहिए। हम भी प्राइम मिनिस्टर की इस बात का समर्थन करते हैं बिल्कुल, और हर हिंदुस्तानी करेगा। करप्शन हिंदुस्तान में 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही, अभी 6ठा साल है।
आप सब लोग जानते हैं करप्शन तो रुका नहीं है, आज भी कोई काम बिना पैसे दिए नहीं होता। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में ये जानते हैं। कई लोग पैसे लेकर भाग भी गए मुल्क से। करप्शन रोकने के उसमें साथ है, बिल्कुल उसमें साथ है। अभी लोग मैं बता दूं, फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है अभी, उसमें इंडिया करप्शन में नंबर 1 पे हो गया है। यहाँ पे 69% गवर्नमेंट कामों में करप्शन होता है। ठीक है, मैं अश्विनी जी लास्ट में आपसे कमेंट लूंगा। राजेश राय जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि कोई पैनलिस्ट ने सवाल उठाया था कि सिलेक्टिव कार्रवाई की जाती है, क्या वाकई में ऐसा भी होता है या ऐसा कोई एक प्रेशर रहता है जो इस तरह की एजेंसियां होती हैं उनके ऊपर सिलेक्टिव कार्रवाई करने के लिए? राजेश जी। नहीं, अगर ऐसा कोई प्रेशर होता तो मैं समझता हूं कि जैसे एक बात की जा रही थी अभी जी कि ये चरित्र हनन के लिए किया जा रहा है, तो जैसे अभी सभी लोगों ने बताया कि 2G वाले जो मामले थे वो कांग्रेस के ही मंत्री थे, कांग्रेस के ही लोग थे, कांग्रेस की सरकार में वो प्रकरण आए, उसी सरकार में जांच हुए, उसी सरकार में जांच करने के बाद उनका प्रोसिक्यूशन हुआ, सब कुछ वहां पे हुआ। जो कुछ भी चरित्र हनन होना था वो उस सरकार में हुआ। तो अगर सेलेक्टिव कार्रवाई करने की बात होती और इस सेलेक्टिव कार्रवाई करने की गुंजाइश होती तो मैं समझता हूं कि शायद कांग्रेस सरकार अपने मंत्रियों को उस मामले में पूरा बचा लेती और इसको किनारे कर लेती और सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल। जब बात पूरी 8-8 साल के 7-7 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद, तफ्तीश के बाद, सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद, सारे सबूत। कांग्रेस में चले जाते हो, जब देखो आप नेहरू के पास चले जाते हैं। ये पूछा जा रहा है 2014 से लेकर के 2019। राजेश जी बिल्कुल खामोश बैठे हो रही है। मुकुल राय को थोड़ा सा टाइम दे दें। मैं तो पुलिस की बात, देखिए मैं तो प्रशासनिक, मैं तो प्रशासनिक बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहे हैं वो जो फारूक जी, मैं तो प्रशासनिक बात कर रहा हूँ। जी जी, एक प्रशासनिक तौर पर जो है वो वहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। डायरेक्टर कैसे लड़ रहे थे और वो कौन लड़ा रहा था, ठीक है फर्रुख खान, मैं 20 सेकंड आपको दूंगा, उससे ज्यादा नहीं, 20 सेकंड। फिर अश्विनी जी के पास भी मुझे जाना है। वो डॉक्टर फर्रुख वो जी बस मैं हुरैरा भाई ये कहूंगा कि कांग्रेस ने जो बोया वही काट रही है। ये एजेंसीज का दुरुपयोग करना कांग्रेस ने ही शुरू किया था आजाद हिंदुस्तान में और वही सामने आ गया है। तो और हमाम में सभी नंगे हैं, कांग्रेस ने भी लोगों को छोड़ा नहीं है। हाँ, बस अभी जरा खेल ज्यादा खुल के हो गया है जी। ठीक है, मेरे ख्याल से अश्विनी जी अब आपका कमेंट लेने की जरूरत नहीं, बात डॉक्टर फर्रुख ने कंप्लीट कर दी है। अब जाहिर सी बात है यह देखना बहुत अहम होगा कि पी चिदंबरम को राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। क्या कुछ इस मामले में होता है, 4 दिन तक रिमांड है, लेकिन कल का दिन भी बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी एक अर्जी पर सुनवाई होनी है, क्या उन्हें वहां से राहत मिलेगी या मुश्किलें भी बरकरार रहेंगी, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फर्रुख मेरे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक पांडे, अनीस दुर्रानी साहब, अरुण पांडे जी और राजेश राय जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।